मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु तो केवल एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जिसके उस पार की दुनिया के नियम हमारी दुनिया से अलग हैं और कभी कभी अज्ञानता में हम उस द्वार को खटखटा देते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रॉय। क्रीपर्स टॉप की इस अंधेरी दुनिया में आपका स्वागत है। और मैं हूँ शिखर। दोस्तों, आज की रात अगर आप अपनी रज़ाई में दुबक कर सुन रहे हैं तो अपने पैरों को ढक लीजिएगा, क्योंकि आज हम जिस रास्ते पर चलने वाले हैं वहाँ पैरों के निशान अक्सर उल्टे पाए जाते हैं। राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, जैसलमेर से बीकानेर का वो वीरान टुकड़ा जहाँ मीलों दूर तक रेत के सिवा कुछ नहीं दिखता। इतिहास के पन्नों में यह 14 दिसंबर 1998 की एक सड़क दुर्घटना थी, किंतु स्थानीय लोगों के लिए यह एक दावत थी, एक ऐसी दावत जो अधूरी रह गई। एक ट्रक, 2 इंसान और एक तीसरा मुसाफिर। आज हम उस ट्रक के कैबिन के भीतर जाएंगे, उस घुटन को महसूस करेंगे, उस ठंड को अपनी हड्डियों में उतरते हुए देखेंगे। तो अपने रूम की लाइट्स बुझा दीजिए और कानों में हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजा रही थी। यह वो समय है जिसे पहर कहते हैं, जब इंसानों की दुनिया सोती है और सायों की दुनिया जागती है। पोखरण से कुछ मील आगे, जहाँ बबूल के सूखे पेड़ों के अलावा और कोई गवाह नहीं था, वहाँ एक पुराना टाटा ट्रक खड़ा था। ट्रक नंबर RJ 142G2209। ट्रक के चालक थे 55 वर्षीय रघु काका, एक मंझे हुए ड्राइवर जिनके चेहरे की झुर्रियों में इस हाईवे का हर मोड़ छपा था। और उनके साथ था उनका सहायक, 18 साल का छोटू। उस रात ठंड कुछ अस्वाभाविक थी। रेगिस्तान की रातें ठंडी होती हैं, पर वो ठंड चमड़ी को नहीं, रूह को चीर रही थी। ट्रक के बाहर घना कोहरा था, इतना घना कि हेडलाइट की पीली रोशनी भी कुछ फीट आगे जाकर दम तोड़ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ट्रक किसी सड़क पर नहीं, बल्कि बादलों के बीच किसी अनंत खाई में चल रही हो। छोटू बेचैन था। उसे बार बार आभास हो रहा था कि ट्रक के पीछे कोई दौड़ रहा है। उसने डरते हुए कहा, काका, आज गाड़ी यहीं रोक देते हैं। कुलधरा का इलाका पास है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रघु काका हंसे। उन्होंने अपनी बीड़ी सुलगाते हुए कहा, अरे पागल, हम ट्रक वाले हैं। ये सड़कें हमारा घर है और भूत प्रेत तो मेहमानों को डराते हैं, हम घर वालों को नहीं। लेकिन रघु काका नहीं जानते थे कि उस रात वो मेज़बान नहीं, वो शिकार थे। ट्रक 60 की रफ्तार पर था। मील का पत्थर गुजरा जिस पर लिखा था कुलधरा 5 किलोमीटर दूर। और तभी रघु काका ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। ट्रक डगमगाया और सड़क के ठीक बीचों बीच रुक गया। धूल का गुबार उठा और जब वो धूल छटी तो हेडलाइट की रोशनी में वो दिखा, एक साया 7 फीट लंबा, एक पुराना मैला काला कंबल ओढ़े हुए। वह मूर्ति की भांति स्थिर था, न हिल रहा था न कांप रहा था। उसने बस
अपना एक हाथ उस कंबल से बाहर निकाला लिफ्ट मांगने के लिए। उस हाथ की उंगलियां आवश्यकता से अधिक लंबी थीं और नाखून जैसे वर्षों से न काटे गए हों, काले मुड़े हुए नाखून। रघु काका ने खिड़की का शीशा नीचे किया और चिल्लाए, मरना है क्या? सड़क के बीच में खड़ा है भूत बनकर। सामने से कोई जवाब नहीं आया, बस सन्नाटा, वो सन्नाटा जो कानों में चुभता है। फिर एक अजीब घटना घटी। रघु काका का गुस्सा अचानक शांत हो गया। उनकी आँखों की पुतलियाँ फैल गईं। उनका चेहरा भावहीन हो गया, जैसे किसी ने उनके दिमाग का स्विच बंद कर दिया। उन्होंने गियर बदला और यात्री साइड का दरवाज़ा खोल दिया। छोटू चिल्लाना चाहता था। उसने देखा था कि ट्रक की हेडलाइट उस आदमी पर पड़ रही थी, लेकिन सड़क पर उसकी परछाई नहीं बन रही थी। वह चीज़ ऊपर चढ़ी। जैसे ही उसने ट्रक के अंदर कदम रखा, कैबिन का तापमान 0 से नीचे चला गया। ट्रक के शीशों पर भीतर से बर्फ जमने लगी। वह रघु काका और छोटू के बीच वाली सीट पर बैठ गया, खामोश, और उसके बैठते ही एक दुर्गंध फैली, सड़े हुए मांस की और गीली पुरानी कब्र की मिट्टी की बदबू। छोटू ने अपनी नाक पर कपड़ा रख लिया, उसका दम घुट रहा था। ट्रक फिर से चल पड़ा, लेकिन अब ट्रक भारी लग रहा था। इंजन कराह रहा था, जैसे पीछे हजारों मुर्दों का बोझ लद गया हो। 10 मिनट बीत गए, कोई कुछ नहीं बोला। छोटू की नज़र अनजाने में नीचे गई, उस मुसाफिर के पैरों पर। यह वही पल था जब छोटू की रूह कांप गई। उस मुसाफिर के पैर इंसानों जैसे नहीं थे, वो पैर उल्टे थे, एड़ियाँ आगे की तरफ और पंजे पीछे की तरफ। वे जले हुए थे और वे ट्रक के फर्श को छू नहीं रहे थे, बल्कि हवा में झूल रहे थे। छोटू समझ गया था, यह कोई इंसान नहीं है, यह जिन्नात है। रेगिस्तान का वो श्राप जो भटकते मुसाफिरों को अपना निवाला बनाता है। तभी उस मुसाफिर ने हरकत की। उसने अपना बायां हाथ धीरे धीरे रघु काका के कंधों पर रखा। छोटू ने देखा कि रघु काका का शरीर अकड़ गया है, वे पत्थर बन चुके हैं। और फिर वो मुसाफिर बोला। लेकिन वो आवाज़ उस मुसाफिर की नहीं थी रॉय, वो आवाज़ रघु काका की थी। बिल्कुल वही भारीपन, वही लहजा, लेकिन उसमें एक शैतानी गूंज थी। गाड़ी तेज चलाओ रघु, मुझे घर जल्दी पहुंचना है, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। छोटू की धड़कनें रुक सी गईं। उसके काका, जो उसके लिए पिता समान थे, वो बस अब एक कठपुतली बन चुके थे। उनकी डोर उस साये के हाथ में थी। ट्रक की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, 80, 90, 100। स्टीयरिंग व्हील रघु काका के हाथों में था, लेकिन नियंत्रण उस तीसरे मुसाफिर का था। अचानक उस मुसाफिर ने अपना सिर छोटू की तरफ घुमाया। कंबल थोड़ा सा सरका। अंदर कोई चेहरा नहीं था, बस धुआं था, और उस धुएं के बीच 2 जलते हुए अंगारे, लाल सुर्ख आँखें। वह जिन अपनी असली खुरदुरी आवाज़ में गुर्राया, वो ताबीज मुझे दे दे छोटू, वो मुझे चुभ रहा है। डैशबोर्ड पर हनुमान जी का एक पुराना तांबे का ताबीज रखा था। वह ताबीज लाल रंग में चमक रहा था, जैसे आग में तप रहा हो।
वह जिन उसे छू नहीं सकता था। वह पवित्र कवच था जो उस ट्रक को अब तक खाई में गिरने से बचाए हुए था। जिन का काला हाथ अब छोटू के गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। उसके नाखून छोटू की त्वचा को खरोच रहे थे। परिस्थिति को समझिए, मौत सामने बैठी है, ट्रक 100 की रफ्तार पर है और ब्रेक फेल हो चुके हैं। छोटू के पास निर्णय के लिए केवल एक क्षण था। उसके दिमाग में 2 विचार कौन थे। पहला, क्या वह उस गर्म ताबीज को अपने नंगे हाथों में उठाए और उस जिन के माथे पर दाग दे। दूसरा, क्या वह स्टीयरिंग व्हील को काका के हाथों से छीनकर घुमा दे और ट्रक को पलटा दे। कल्पना कीजिए कि आप छोटू हैं, आप क्या चुनते? खैर, छोटू ने वही चुना जो एक भक्त चुनता है। छोटू ने चीखते हुए उस जलते हुए ताबीज को अपनी हथेली में उठाया। उसकी खाल जल गई, लेकिन उसने जय बजरंगबली का नारा लगाया और ताबीज को सीधा उस जिन्न के माथे पर जड़ दिया। जैसे ही पवित्र ताबीज ने उस साए को छुआ, एक धमाका हुआ। ट्रक के सारे शीशे टूटकर बिखर गए। केबिन के अंदर आग लग गई। वह काला साया धुएं में बदलने लगा, छटपटाने लगा, लेकिन जाते जाते उसने अपना प्रतिशोध ले लिया। उसने अदृश्य शक्ति से स्टीयरिंग को पूरी तरह बाईं ओर घुमा दिया। अगली सुबह पुलिस को खाई में ट्रक का मलबा मिला। ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। इंस्पेक्टर को मलबे में छोटू मिला, अधमरा, डैशबोर्ड के नीचे फंसा हुआ। उसकी मुट्ठी कसकर बंद थी। जब डॉक्टरों ने उसकी मुट्ठी खोली तो उसकी हथेली पर ताबीज का निशान जलकर छप गया था। लेकिन रघु काका का शव स्टीयरिंग व्हील पर मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक ऐसी बात लिखी थी जिसे पुलिस ने फाइलों में दबा दिया। रघु काका की गर्दन 180 डिग्री पीछे घूमी हुई थी और उनके जले हुए चेहरे पर दर्द नहीं था, बल्कि एक मुस्कान थी, कान से कान तक फैली हुई एक शैतानी मुस्कान। छोटू बच तो गया, लेकिन वह आज भी आगरा के पागल खाने में। वह बोल नहीं पाता, बस दीवार पर कोयले से एक ही चित्र बनाता रहता है, एक ट्रक और उसमें बैठे 3 लोग। स्थानीय लोग कहते हैं कि अमावस की रात को NH 11 पर आज भी वह ट्रक दिखाई देता है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि रघु काका आज भी उसे चला रहे हैं और उनके बगल में वह तीसरा मुसाफिर बैठा है। वे नए साथी की तलाश में। तो अगली बार हाईवे पर किसी अनजान मुसाफिर को लिफ्ट देने से पहले उसके पैर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगली सवारी आपकी हो। यह क्रीपर स्टॉप है। यहाँ कहानियाँ खत्म होती पर डर नहीं। शुभ रात्रि, और हाँ, दरवाज़ा चेक करना मत भूलना।